अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6। तो इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट को, इससे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ। हमने उसको अच्छे से देखा, साइड टेबल जो था उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, उसकी एक एक चीज़ हमने पढ़ी। अब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा 4 ही तो बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये 4 ही तो होते हैं। कौन कौन से 4 बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा 4 ही तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बस तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है ना, हमारे अंदर मौजूद है, तो हमें पता होना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स, नाम से पता लग रहा है, देखिए, कार्बन और हाइड्रेट मीन हाइड्रा। हाइड्रेट मीन हाइड्रा, हाइड्रा से निकला है ना, और हाइड्रा हमेशा पानी को कहते हैं। हाइड्रा मीन्स वाटर। सही हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट मीन्स, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रा मीन हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन का क्या मतलब है? ये मुश्तमिल होते हैं कार्बन पे, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर, वाटर पे मुश्तमिल होते होंगे। तो इनका जनरल फॉर्मूला देखिए, आपको जनरल फॉर्मूला से बात समझ आएगी। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। सही, तो जनरल फॉर्मूला में आप देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है? H2O। H2O नज़र आ रहा है ना, पानी का जो पानी का फॉर्मूला होता है ना, वो H2O होता है, और पानी को ही हाइड्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वाटर है और साथ में कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन वाटर और कार्बन मीन कार्बन, तो हाइड्रेटेड कार्बन है। सही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन है। और ये ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन पे मुश्तमिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में भी आप देखेंगे, ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइबोस। कि कौन से मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हर जगह देखें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कोई नाइट्रोजन, कोई सल्फर, कोई फॉस्फोरस, कोई और मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है? रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, सेम एज इन वाटर। पानी का मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 2:1। कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 2:1 है ना। तो इसी तरीके से इसमें कार्बोहाइड्रेट में भी वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होती है वो 2:1 ही होती है, जिस तरह पानी के मॉलिक्यूल में होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें देखें आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 2:1 नहीं है। सही हो गया। दे आल्सो, इसी तरीके से वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का पहला नाम क्या था? हाइड्रेटेड कार्बन। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तीसरी बात, इनको सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सैकराइड का लफ्ज़ ना कोई और ज़बान से लिया गया है, तो उसका मतलब उनकी ज़बान में शुगर होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट में सारी शुगर ही आती हैं। आप देखेंगे आगे ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, सारी शुगर है। सही, तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN वाटर N। ये आपने अच्छे से रट लेना है, CN वाटर N कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला। इस जनरल फॉर्मूला का फ़ायदा देखिए क्या है? CN वाटर N, ये जनरल फॉर्मूला है ना। ठीक, अगर मैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहती हूँ जिसमें 5 कार्बन एटम हो, तो आपने N की जगह 5 लिख देना है। N की जगह 5 लिख दें। ठीक, और H2O ऐसे लिखना है और N की जगह 5 लिख दें। सही, अब C5H, 5 2 क्या होता है? 10। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ कुछ ना हो तो 1 है, 5 1 5। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे, उसका ये फॉर्मूला होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही फॉर्मूला बनाया है। तो ये देखें, ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका 5 कार्बन एटम है। तो फॉर्मूला क्या बना? C5H10O4। O5 आना चाहिए, इन्होंने गलती से लिख दिया है। नहीं सॉरी, ये डीऑक्सीराइबोस का है। राइबोस का देखें, C5H10O5। C5H10O5 सही है। तो ये O4 इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे, डीऑक्सी है ना, एक ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए एक ऑक्सीजन कम है। ये हम आगे हम पढ़ते हैं। सही हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला बहुत कमाल का होता है कार्बोहाइड्रेट का। इस फॉर्मूला के अंदर अगर आपका दिल कर रहा है कि आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाएं जिसमें 6 कार्बन एटम हो, तो आप इसमें 6 लिख दें। लेकिन जब आप इसमें 6 लिखेंगे ना, तो C6 आ जाएगा, और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा H। और इसी तरीके से ऑक्सीजन में 1 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें O6 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो आप देखें, आपके ग्लूकोज का भी यही फार्मूला होता है, C6H12O6। सेम हमारा वही फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला बड़ा कमाल का फार्मूला है। इस फार्मूला से आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना सकते हो जो आपका दिल करता है। सही हो गया। तो वो कह रहा है इस फार्मूला में जो N है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम आप देना चाह रहे हो वो N है। हमने ये लिखा ना, अगर मैं ऐसा फार्मूला बनाना चाह रही थी, ऐसी शुगर बनाना चाह रही थी जिसमें 5 कार्बन एटम है, तो मैंने N की जगह 5 लिख दिया। ऐसा मैं बनाना चाह रही थी शुगर जिसमें 6 कार्बन एटम हो, तो मैंने N की जगह 6 लिख दिया। तो N इसमें क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम।
अच्छा वो कहते हैं, ये बात हमने कर ली, जनरल फॉर्मूला की बात कर ली। जनरल फॉर्मूला आपने अच्छे से देख लेना है। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 3 क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। सही, क्योंकि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड तो कहते ही कहते हैं। सेक्राइड तो कार्बोहाइड्रेट का नाम है, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट भी शुगर ही है। सही हो गया। तो मोनो का मतलब, मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, मोनो मीन्स 1 जिनमें 1 शुगर होगी, डाइसेक्राइड डाई मीन्स 2 जिनमें 2 शुगर होगी, पॉलीसेक्राइड वो होंगे कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, जिनमें मैनी शुगर होगी। सही हो गया। तो बात खत्म बस। अब हमने इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना है। मोनोसेक्राइड क्या है वही उन्होंने लिखा हुआ है। मोनोसेक्राइड जो है ना, मोनो मीन्स 1, सेक्राइड मीन्स शुगर, सिंपल शुगर, एक ही शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है बस। ठीक है। दे आर मेड ऑफ सिंगल एक शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं मोनोसेक्राइड्स। इनमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, जिस तरह के राइबोज देख लें, ये देखें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। सही, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है शुगर का। डीऑक्सीराइबोज एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लैक्टोज एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है। तो ये सारे मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं। अब इनकी कुछ खसूसियात हैं। ईजिली, नंबर 1, ईजिली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आराम से हल हो जाते हैं। ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को देखो पानी में आराम से हल हो जाती है। ठीक। स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट होता है इनका, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दे मे हैव, ग्लूकोज पाउडर मिल जाता है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है। दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स, ग्लूकोज के पास, अब मोनोसेक्राइड के पास ना 3 से 7 तक कार्बन एटम हो सकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 बस, उससे ज़्यादा कार्बन आइटम नहीं हो सकते मोनोसेक्राइड में। सिंपलेस्ट शुगर है ना। ठीक हो गया। इनमें भी वो कहता है कि 3 से 7 कार्बन आइटम है, और उनमें भी जो 5 कार्बन आइटम वाली और 6 कार्बन आइटम वाली जो शुगर है ना, वो मोस्ट कॉमन है। 5 कार्बन आइटम वाली और जो 6 कार्बन आइटम वाली है ना, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा वही दुनिया में पाई जाती हैं। 5 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड को हम पेंटोज कहते हैं, पेंटा का मतलब ही 5 होता है, और हेक्सोज कहते हैं 6 को, हेक्सा मीन 6, हेक्सागोन। ठीक है। तो याद रखना है आपने, मोनोसेक्राइड क्या है, सिंपल शुगर है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है, इजीली सोल्यूबल वाटर है, पानी में आराम से हल हो जाती हैं, बड़ा मीठा टेस्ट है, सबसे सिंपल है। तो बस 3 से 7 कार्बन एटम है, ज़्यादा नहीं है। 3 से 7 कार्बन एटम में भी देखा जाए तो एक तो 5 कार्बन एटम और 5 के अगला 6 कार्बन एटम वाली ये जो 2 शुगर्स है ना, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है। अभी उन्होंने एग्जांपल दी हुई मोनोसेक्राइड की, एग्जांपल में की, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है ना। एग्जांपल में देखें, वो मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन, क्योंकि हम बात ही उसकी करेंगे जो मोस्ट कॉमन है, जो दुनिया में ज़्यादा पाई जाती है, वो है 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली। पहले हम 5 कार्बन वाली की बात कर लेते हैं, जो कि पेंटोज थी। ठीक है। वो जो पेंटोज है ना, वो 2 तरह की होती है, दोनों में 5 कार्बन है। देखिए, इसके अंदर भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है। ठीक। लेकिन एक राइबोज है, एक डीऑक्सी राइबोज है। डीऑक्सी, डी का मतलब होता है हमेशा नॉट, डी मीन्स नॉट, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, मतलब डीऑक्सी राइबोज जो है ना, वो बिल्कुल राइबोज की तरह है, बस फ़र्क ये है उसमें एक ऑक्सीजन नहीं है, वही तो चीज़ है। इसमें देखें 5 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, बाकी दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है। और दोनों में चूँकि 5-5 कार्बन आइटम है, तो दोनों पेंटोज हैं। सही हो गया। तो ये बायो केमिस्ट्री जो है ना, ये बायोमोलिक्यूल बड़े मज़े की, अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है। राइबोज क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों ऐसी मोनोसेक्राइड हैं जिनमें 5-5 कार्बन आइटम है। सही हो गया। दोनों में 5-5 है, तो दोनों पेंटोज हुई। पेंटो का मतलब ही 5 था, 5 कार्बन वाली। सही है। और लेकिन फ़र्क इन दोनों में क्या है, इसके पास डी मीन्स नॉट, ऑक्सीजन नाम बता रहा है, इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं है, तो एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल दो, इसका फॉर्मूला लिख दो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। सही हो गया। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया हमने कैसे बनाया था, पहले इसका जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ठीक हो गया। अब हम उस कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, उस मोनोसेक्राइड की बात करेंगे जिसमें 6 कार्बन आइटम है, जिसको हमने हेक्सोज कहा था, हेक्सोज। ठीक है। उसमें 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, ग्लैक्टोज इसमें भी 6 कार्बन है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर, इन तीनों में, सॉरी। ठीक है। इन तीनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है। तीनों का फॉर्मूला अगर आप CN वाटर N वाले फॉर्मूले में लगाओगे ना, जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो तीनों का फॉर्मूला निकल के C6H12O6 आता है। तीनों का फॉर्मूला सेम है, फिर तीनों को मुख्तलिफ नाम क्यों दिए हुए हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखें, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लैक्टोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये तीनों हेक्सोज हैं। देखिए हेक्सोज है। ठीक। और पेंटोज में हमने कहा था वो 3 जिनमें 5 कार्बन आइटम होते हैं, ये पेंटोज है जिनमें 5 कार्बन है ना। तो ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसमें 2 आती थी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आते हैं। ठीक है। इन दोनों में 5, देखें इसमें भी 5 कार्बन आइटम है, नज़र आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है, इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। बस फ़र्क ये है, मैंने आपको बताया राइबोज और डीऑक्सीराइबोज बिल्कुल सिमिलर हैं, बस फ़र्क ये है इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं होनी। ठीक। ये देखें, दोनों का फॉर्मूला आप देख लें बेशक खुद, बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं है, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक। ये जो राइबोज है ना,
इसने RNA बनाना है, और ये जो डीऑक्सीराइबोज है इसने DNA बनाना है, वही DNA RNA जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सही है, ठीक हो गया। अब देखें कॉमन हेक्सो मीन 6, इनके पास 6 कार्बन होने, तीनों के पास 6 कार्बन आइटम आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से इसके पास भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तीनों का फॉर्मूला भी जनरल सेम है, C6H12O6, C6H12O6। फिर फ़र्क क्या है? देखिए ग्लूकोज में ना आप देखेंगे बस फ़र्क हल्का सा ये आता है, ग्लूकोज में कार्बन नंबर तो 3 है ना, नहीं कार्बन नंबर 4 में फ़र्क है। देखें कार्बन नंबर 4 में हाइड्रोजन ऊपर है, HO नीचे है, इसमें OH है, इसमें OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, मतलब ये बस उल्टा हो गया, तो नाम बदल दिया, ग्लैक्टोज हो गया। सही, फ्रुक्टोज में अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये ना 4-5 सारे स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, इनको आपने कैसे बनाना है, क्योंकि न्यू सिलेबस है, वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमने तो इंशाल्लाह 75 में से 75 मार्क्स लेने हैं बायोलॉजी में, तो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। जैसा कि देखिए राइबोज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, राइबोज में कितने कार्बन आइटम है? 5 है ना, क्योंकि पेंटोज की एग्जांपल है राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज में भी 5 कार्बन आइटम है, तो हम दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब भी आपने 5 कार्बन वाले का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आपने इस तरह का एक घर बना लेना है, ऐसे करके, ये घर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऐसा घर बना लें, क्योंकि हम दोनों 5 कार्बन वाले बना रहे हैं। ये राइबोज बना रहे हैं हम, ठीक है, और ये हम बना रहे हैं डीऑक्सीराइबोज। ओहो स्पेलिंग गलत हो गया, डीऑक्सीराइबोज। ठीक हो गया। अब देखें इसमें हमने 5 कार्बन डाल दें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 5वां कार्बन आपने यहाँ नहीं डालना, इसके ऊपर डाल देना है 5 कार्बन, और जो खाली जगह बची उधर आप ऑक्सीजन डाल दें। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5वां कार्बन यहाँ डाल दें, और जो खाली जगह बचती है उसको ऑक्सीजन डाल दें। ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सही हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना हर जगह OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H को कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब हर जगह आपने हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन लगा देना है। सही, पहले वाले पे आप क्या करें, ऊपर हाइड्रोक्सिल लगा दें, नीचे हाइड्रोजन लगा दें। सही, दूसरे वाले में भी आपने क्या करना है, अब इसको बस उल्टा कर दें, आप हाइड्रोजन ऊपर ले जाएं, हाइड्रोक्सिल नीचे ले जाएं। ठीक हो गया। तीसरे वाले पे भी आपने क्या करना है, तीसरे वाला कहते हैं मैं इसी वाले की तरह बनूंगा, सेम हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। ठीक, और चौथे वाले में आपने क्या करना है, इसको सिर्फ हाइड्रोजन देना है बस, इसको हाइड्रोक्सिल देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्बन एक और मजीद लग गया भाई, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगेगा इसके ऊपर, तो इसको हाइड्रोक्सिल ना दें। सही, अभी जो आखिरी कार्बन है ना, याद रखना है, जो भी फॉर्मूला आपने लिखना है उसमें जो आखिरी कार्बन लिखना है ना आपने, उसको सिंपल आपने याद कर लेना है, CH2OH। बस ये देखें पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया राइबोज का। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, दूसरे को इसी को उल्टा कर दो, तीसरे वाला इसी की तरह ही है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने भाई की तरह ही होऊंगा, जो मेरा कार्बन भाई है दूसरे वाला उसी की तरह मैं होऊंगा। ठीक है, और चौथा है उसमें नीचे हाइड्रोजन डाल दो, और ऊपर मैंने कहा आखिरी वाला जो कार्बन होगा हमेशा आपने CH2OH लिखना है। ये राइबोज का स्ट्रक्चर हो गया। डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह आपने बना देना है, बस फ़र्क आपने ये डालना है, D मीन्स नॉट ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ही डाली ना आपने, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब कर दें, बस ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम कॉमन हेक्सोज मतलब 6 कार्बन आइटम वाले जो ग्लूकोज है, राइबोज है, फ्रुक्टोज है ना, उनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बहुत आसान स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स। अब हम ना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि हेक्सोज है। हेक्सो मीन 6, जिनके 6 कार्बन आइटम होते हैं। पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। देखिए जब भी आपने 6 कार्बन आइटम वाला स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह का। ठीक है, ऐसे बस ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लें आप। ठीक, उसमें देखें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और छठा कार्बन उसके ऊपर डालना होता है हमेशा, और जो खाली जगह बच जाती है उसकी जगह हम ऑक्सीजन डाल देते हैं। सही हो गया। अब इसमें भी आपने क्या करना है, जिस तरह आपने राइबोज में किया था, राइबोज में पहले वाले कार्बन पे आपने ऊपर हाइड्रोक्सिल लिखा था, नीचे हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ पे उल्टा कर देना है, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। सही, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, ये कहता है मैं कार्बन नंबर 1 वाले की तरह ही स्ट्रक्चर लूँगा, इसी तरीके से सेम हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। सही, और कार्बन नंबर 3 पे आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है, हाइड्रोक्सिल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, उल्टा कर दिया, इसको बस उल्टा कर दिया। ठीक, और कार्बन नंबर 4 पे आपने क्या करना है, कार्बन नंबर 4 पे भी आपने ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला ठीक है, जो ज़्यादा वाला है, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। कार्बन नंबर 4 कहता है मैं तो वो लूँगा जो ज़्यादा चल रहा है, और ज़्यादा वही चल रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे। सही हो गया। अब मैंने कहा था जो कार्बन नंबर 5 होगा ना, उसके ऊपर चूँकि पहले ही कार्बन होता है, हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके नीचे सिर्फ आपने एक छोटा सा हाइड्रोजन लगाना है बस, और आखिरी कार्बन मैंने आपको कहा था आपने याद कर लेना है CH2OH। बस
CH2OH। तो ये देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया सारा का सारा। कोई मुश्किल नहीं था, क्या ये मुश्किल था? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, सही है। बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको हो जाएगा याद। अच्छा, गलैक्टोज जो होता है ना, अब उसका कैसा स्ट्रक्चर है? सेम टू सेम गलैक्टोज का सिमिलर स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज ही आपने सेम बना देना है, बस आपने फ़र्क ये रखना है कि कार्बन नंबर 4 पे आपने ऊपर नीचे कर देना है। कार्बन नंबर 4 में यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर था, हाइड्रोक्सिल नीचे था ना, यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिल ऊपर कर देना है, हाइड्रोजन नीचे कर देना है, बस। तो ग्लूकोज और गलैक्टोज 2 स्ट्रक्चर हमने कर लिए। अब हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जो फ्रुक्टोज होता है ना, हालांकि उसके पास भी 6 कार्बन एटम है, उसको भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था अपना ना, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं ऐसा बनाऊंगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ना, इसने अपना स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है जिस तरह कि हमने राइबोज और पेंटोज का बनाया था घर वाला, ठीक है ना। तो इसका आपने घर वाला स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। लेकिन कार्बन आइटम इसके पास 6 ही होंगे, हम पूरे करेंगे। देखिए आपने क्या करना है, कार्बन इधर डालना है एक, ये कार्बन नंबर 1 है, सही है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और इसके ऊपर कार्बन नंबर 6 और ये ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन हमने पूरे कर दिए, ठीक हो गया, सही है। चलें अब इसके ऊपर हम हाइड्रोजन वगैरह लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे हाइड्रोजन वगैरह? पहले वाले में आपने क्या करना है, कार्बन नंबर, इस केस में हालांकि हर जगह हम सिर्फ आखिरी वाला जो कार्बन था उसको CH2OH लिखते थे, है ना। इधर चलो पहले लिख लेते हैं CH2OH, आखिरी वाला कार्बन है ना, तो इधर हमने पहले वाले कार्बन पे भी CH2OH लिखना है, ये फ़र्क है, सही हो गया। और इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल लगाना है, ठीक। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इधर भी इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल लगाया ना, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपने हाइड्रोक्सिल लगा देना है, नीचे हाइड्रोजन लगा देना है, सही हो गया। और इसी तरीके से कार्बन नंबर 3 पे भी आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल, सही हो गया। और कार्बन नंबर 4 पे तो मैंने आपको बताया था, जिस कार्बन के ऊपर CH2OH होता है उसको सिर्फ हम हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि पहले उसको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, CH2OH मिल गया, उसको मजीद हाइड्रोक्सिल देने की जरूरत नहीं, उसको खाली हाइड्रोजन दे दो, सही हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने किसका स्ट्रक्चर बना लिया, फ्रुक्टोज का। तो क्या ये मुश्किल स्ट्रक्चर थे? बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, बस थोड़ी सी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल आसान लगेंगे। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने 75 में से 75 मार्क्स लेने हैं, जाहिर सी बात है, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको एंड पे कुछ ना कुछ मिलेगा, सही है। चलिए ये हमने बात कर ली, अब हम डाइसेक्राइड की बात कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड की हमने बात कर ली। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट कॉमन जो होती है ना, वो मोस्ट कॉमन जो थे वो पेंटोज और हेक्सोज थे, ठीक है। तो हमने पेंटोज और हेक्सोज की मजीद एग्जांपल पढ़ी। पेंटोज वो मोनोसेक्राइड है जिनमें 5 कार्बन आइटम होते हैं, वो कौन कौन सी हैं? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, सही। और ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज हैं, 5 कार्बन है। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलैक्टोज, ठीक है, ये तीनों जो है हमारे पास हेक्सोज हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास 6-6 कार्बन आइटम है, और हमने देखा इनके पास कैसे इन तीनों के पास कैसे 6-6 कार्बन आइटम थे, हमने स्ट्रक्चर में भी देख लिया। तो ये हमारे पास मोनोसेक्राइड हो गए। अब हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड। डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स शुगर, इसका मतलब है इनके पास 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो डाइसेक्राइड को डाइसेक्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक ये मोनोसेक्राइड यूनिट और एक ये मोनोसेक्राइड यूनिट, दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके इन्होंने जो बनाना है उसको कहते हैं डाइसेक्राइड। इसलिए इनको डाई कहते हैं। डाई मीन्स 2, क्यों 2 कहते हैं? क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड शुगर आपस में मिलती हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाती हैं। अच्छा, ये क्या है? लेस सोल्युबल इन वाटर। ये पानी में इतने ज़्यादा अच्छे हल नहीं होते क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है ना, तो पानी में हल होना मुश्किल होता जा रहा है जब पानी। और इसके अलावा स्वीट भी कम है, मीठापन भी इनका कम हो गया, टेस्ट भी इनका हल्का हो गया है, लेस स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेक्राइड हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, पानी में भी बहुत जल्दी हल हो जाते हैं, ये इतनी जल्दी पानी में हल नहीं होते, और लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी 2 हैं, सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज जो है ना वो टेबल शुगर है, ये जो आप घरों में शुगर नहीं इस्तेमाल करते, चीनी चाय वगैरह में डालते हैं, वो सुक्रोज होती है। अगर जो वो काफ़ी मीठी होती है लेकिन ग्लूकोज के मुकाबले में कम मीठी है। कभी आपने ग्लूकोज खाया हो ना तो ग्लूकोज बहुत मीठा होता है, सही है। और ग्लूकोज पानी में बहुत जल्दी हल भी हो जाता है, इस चीनी को पानी में हल खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो सुक्रोज जो है ना वो डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो होती है वो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। कौन से 2 मोनोसेक्राइड हैं? अब मोनोसेक्राइड तो हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़े ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज, फ्रैक्टोज, ये सारे मोनोसेक्राइड थे। कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि सुक्रोज को बना रहे हैं? GF याद कर लें आप, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ये देखिए ये सुक्रोज का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और सुक्रोज के स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है। तो 2 ग्लूकोज और 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स वो कौन कौन से थे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थे, जिन्होंने मिलकर आपस में सुक्रोज बनाया है। ये पेपर में MCQ आ सकता है कि सुक्रोज जो है वो कौन से 2 मोनोसेक्राइड से बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज जो है ना वो सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ये देखिए माल्टोज है और ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर माल्टोज बना रहे हैं, सही हो गया। ये हमारे पास डाइसेक्राइड की कहानी खत्म हो गई। अब पॉलीसेक्राइड पढ़ लेते हैं। पॉली का मतलब ही आपको क्या पता है? पॉली मीन्स मैनी, पॉली जहाँ पे भी आ जाए मैनी, और सेक्राइड मीन शुगर। तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल, मैनी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। कितने मोनोसेक्राइड? 100 to 1000
100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं और मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, ये जो डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, बनना तो इन्होंने मोनोसेकेराइड से ही है। ठीक है, लेकिन कितने मोनोसेकेराइड? 2 मोनोसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड है, 100 से 1000 मोनोसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, वही लिखा हुआ है इन्होंने, पॉलीसेकेराइड लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। किस चीज़ से मुश्तमिल होते हैं? 100 to 1000 ऑफ मोनोसेकेराइड। कितने? 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं इनमें। और ये तो बिल्कुल इतने बड़े जब मॉलिक्यूल हो जाएंगे, खुद ही सोचें आप, क्या पानी में हल हो पाएंगे? नहीं, पानी में बिल्कुल हल नहीं होते, टेस्टलेस। और इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता। लेस का मतलब होता है विदाउट, टेस्टलेस, नो टेस्ट, जीरो टेस्ट, यही हो गया। अच्छा, पॉलीसेकेराइड जो है ना, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है ना वो पॉलीसेकेराइड ही है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में से मोस्ट अबंडेंट, तादाद में सबसे ज़्यादा जो दुनिया में कार्बोहाइड्रेट है ना वो पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड की थोड़ी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर एक की हमने एग्जांपल पढ़ी तो उसकी भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है नंबर 1 स्टार्च। स्टार्च क्या है? ये ना प्लांट्स के अंदर, अब पॉलीसेकेराइड ना 2 तरह के होते हैं। एक पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, ये स्टोर करते हैं अपने अंदर, इनको स्टोरेज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अपने अंदर स्टोर की होती है एनर्जी को। ठीक है, ये दोनों स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, प्लांट्स में जो होते हैं वो स्टार्च होते हैं, और जो एनिमल्स में होते हैं वो ग्लाइकोजन होते हैं। सही हो गया। तो स्टार्च क्या है, याद रखना है, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, फाउंड इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर पाया जाता है। और पौधों के अंदर ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो स्टोर्ड, पौधों ने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है इसको। एनिमल्स ने अपने अंदर पॉलीसेकेराइड को किस सूरत में स्टोर करके रखना है? ग्लाइकोजन की सूरत में। ठीक है, पौधों के अंदर किस सूरत में स्टोर है? स्टार्च की सूरत में है वो पॉलीसेकेराइड ही दोनों। ठीक है, हैं दोनों ही स्टोर्ड फॉर्म, लेकिन नाम मुख्तलिफ है। बस पौधों में उनको स्टार्च कह देते हैं, एनिमल्स में उनको ग्लाइकोजन कह देते हैं। तो स्टार्च क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में पाया जाता है। ये कैसा होता है? इसकी स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच चेन भी होती है। और ये बना किससे हुआ है? ग्लूकोज यूनिट से, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल, ये देखें स्टार्च का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, कितना प्यारा। ये नज़र आ रहा है आपको, पिंक पिंक और ब्लू ब्लू, ये सारे जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, गोल गोल गोल, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। तो याद देखें आप, कितने को ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे? 100 to 1000 तो होंगे। तो ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, स्ट्रेट चेन भी है, देखें आपको नज़र आ रहा है, ये चेन स्ट्रेट जा रही है, ये चेन स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है, और ब्रांच चेन भी है, देखिए अंदर से ब्रांचिंग भी नज़र आ रही है आपको। तो ये स्टार्च किस चीज़ से मुश्तमिल होता है? नंबर 1, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। किसके, कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, और ये किस चीज़ में मुश्तमिल है? स्टेट चेन भी है, ब्रांच चेन भी है। किसकी? ग्लूकोज यूनिट्स की, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। अब ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ये एनिमल स्टार्च है, मतलब है स्टार्च क्या था? स्टोर्ड फॉर्म थी ना कार्बोहाइड्रेट की, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड था। इसी तरीके से ग्लाइकोजन भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, लेकिन पाया किन में जाता है? एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। सही है, इसलिए इसको कहते हैं ये एनिमल स्टार्च। याद रखना है, पेपर में बहुत आता है, एनिमल स्टार्च इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। प्लांट्स नहीं, स्टार्च नहीं कहना है, एनिमल स्टार्च जो है ना वो ग्लाइकोजन है। सही है, क्यों इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं? क्योंकि एनिमल के अंदर पाई जाती है ना, हमारे लीवर के अंदर है, हमारे मसल के अंदर है। मैंने आपको बताया, जब खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ है, तो उस ग्लूकोज को लीवर ने पकड़ना है और उस ग्लूकोज को, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला लेना है और मिला के इस तरह ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेना है। ये आपको बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा होगा, आप इधर ना ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन बुक में बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये ग्लाइकोजन, लीवर ने क्या करना है? छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देना है, इस तरह जोड़ के उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेना है और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना है। तो स्टोर किया हुआ है ना अपने अंदर, इसलिए इसको कहते हैं ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ठीक, तो ये ग्लाइकोजन किस चीज़ में मुश्तमिल है? ग्लाइकोजन में सिर्फ आपको ब्रांच चेन नज़र आ रही है, स्ट्रेट चेन नज़र नहीं आ रही। ये देख लें, स्ट्रक्चर आप खुद देख लें बेशक, सिर्फ सारी की सारी ब्रांच चेन है, कोई स्ट्रेट चेन नहीं है। तो ये वही वो कह रहे हैं कि कंसिस्ट कर रहा होता है ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच चेन, सारी की सारी ब्रांच चेन है ग्लूकोज की, विच आर ब्रोकन। जब उनको तोड़ा जाता है इन चेन्स को, तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और फिर आप, और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। सही हो गया। वो कहते हैं, सॉरी, विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड, जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तब इन चेन्स को तोड़ा जाता है। जो ग्लाइकोजन चेन है इसको तोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी, मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होगा, तो वो जो मेरा लीवर है ना, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, उस ग्लाइकोजन को लीवर ने तोड़ना है। तोड़ के, किससे मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है ना, तो उसको छोटे छोटे ग्लूकोज में तोड़ के उसने दोबारा मेरे ब्लड में भेजना शुरू कर देना है कि जाओ तुम ग्लूकोज ब्लड में जाओ, और इसके ये बोल रही है, पढ़ा रही है इसके सेल्स को, इसके हाथ, मैं अपने हाथ जाहिर सी बातें लिख रही हूँ, तो इनको ग्लूकोज चाहिए तो उनको ग्लूकोज दो। सेलुलोज क्या है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये आपने ये याद होगा, आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, प्लांट की सेल वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है ना, तो ये वही सेलुलोज है, वो ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड वाली कैटेगरी में हम इसको पढ़ रहे हैं ना।
ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये स्ट्रेट चेन पे मुश्तमिल है। देखें सेलुलोज की कितनी प्यारा स्ट्रक्चर है, सारी लंबी लंबी सीधी 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 स्ट्रेट चेन है। किसकी चेन है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क क्या है? स्टार्च के अंदर स्ट्रेट चेन भी थी, ब्रांच चेन भी थी। ग्लाइकोजन के अंदर ओनली ब्रांच्ड चेन, सिर्फ ब्रांच चेन है। किसकी? ग्लूकोज की। होनी चेन ग्लूकोज की है। सेलुलोज के अंदर स्ट्रेट चेन, सीधी सीधी सारी चेन है। किसकी? ग्लूकोज की। ठीक हो गया, तो वही उन्होंने बताया हुआ है। सेलुलोज क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है जो किस पे मुश्तमिल होता है? स्ट्रेट चेन पे, ग्लूकोज की सारी सीधी सीधी चेन है। और ये सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर। हम पीछे पढ़ के हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिटेल से पढ़ा सेलुलोज को, प्लांट की सेल वॉल जब हमने पढ़ी। काइटन क्या है? आपको याद हो, काइटन भी हम पढ़ चुके हैं। फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन पाई जाती है, याद है ना? तो काइटन क्या है? ये भी सेलुलोज की तरह ही होती है, बस सेलुलोज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, थोड़ा सा बदल दो, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड कर दो तो काइटन बन जाती है। ठीक है, तो ये काइटन क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है, बस थोड़ी सी चीज़ बदल दो, थोड़ी सी शक्ल बदल दो सेलुलोज की, तो वो काइटन बन जाएगी। और काइटन कहाँ पे पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक एंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन। हमारे अंदर ना एंडोस्केलेटन है। एंडो मीन्स अंदर, हमारे स्केलेटन के ऊपर स्किन आ जाती है ना, अंदर की तरफ मौजूद है। तो एंडोस्केलेटन, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर कौन सी स्किन होती है? आपने कभी इंसेक्ट्स में स्किन देखी ही नहीं ना? तो इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर की तरफ। एक्सो मीन बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो एक्सोस्केलेटन होता है ना क्रैब्स का, ये जो क्रैब्स होती हैं, केकड़े, लॉबस्टर्स, झींगे और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटन से मिलकर बना होता है। और काइटन कहाँ पे मौजूद है? फंजाई की सेल वॉल के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप यहाँ से बोर्ड में कुछ भी वो MCQ बना दे, कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन बना दे, कितने पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़ा सा पढ़ लें सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ताकि कार्बोहाइड्रेट को इसी लेक्चर में कंप्लीट करके अगले में प्रोटीन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, मतलब अब हमें क्वेश्चन ही पैदा होता है कि मुझे अगर कार्बोहाइड्रेट खाने तो मैं कहाँ से लूँ? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के हैं ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, गैलेक्टोज आते हैं, 3 चीज़ें आती हैं ना। ये कहाँ से आपको मिलेंगी? आपको मिलेंगी फ्रूट से। आप फल खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, आप सब्जियां खाएं, आप हनी, शहद लें, सीरियल्स, दलिया, इनमें ना सब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में, इन्हीं खाने वाली चीज़ों में आपको मोनोसेकेराइड मिलेंगे। ठीक है, डाइसेकेराइड में क्या क्या आपने पढ़ा था? सुक्रोज पढ़ा था आपने, माल्टोज पढ़ा था ना। तो सुक्रोज जो है ना वो आपको मिलती है शुगर बीट से, चुकंदर। ठीक है, शुगर केन, गन्ने से आप पता है ना आपको, जो चीनी है वो कहाँ से बनती है? गन्ने से बनती है। एंड फ्रूट्स और फलों से आपको मिलेगी सुक्रोज। और लैक्टोज भी इस हमने ना डाइसेकेराइड में पढ़ा नहीं, डाइसेकेराइड में हमने 2 ही एग्जांपल पढ़ी, सुक्रोज की और माल्टोज की, लेकिन लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, सही है। और लैक्टोज आपको मिलती है मिल्क से, दूध से। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो डाइसेकेराइड है और लैक्टोज है वो, सही है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो दही हो गई, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती है ना, मक्खन, पनीर वगैरह, उनसे आपको लैक्टोज मिलेगी। और माल्टोज कहाँ पे पाई जाती है? सीरियल्स मतलब जो अनाज होता है, अनाज में गंदम, चावल, मकई, जौ, बाजरा, इन तमाम से आपको माल्टोज मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, देखें हर सोर्सेज आपने याद कर लेने हैं। लैक्टोज कहाँ से मिलेगी? मिल्क से। माल्टोज कहाँ से मिलेगी? सीरियल से, मिल्क से। और जो मिल्क से बनी हुई दूसरी चीज़ें होती हैं, दूध से दही बनती है, मक्खन, पनीर, उनसे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है ना, ये जो तीसरे वाले पॉलीसेकेराइड हमने पढ़े थे वो आपको कहाँ से मिलेंगे? पॉलीसेकेराइड में आपने स्टार्च पढ़ा ना, तो स्टार्च मिलेगा आपको प्लांट से मिलेगा। तो प्लांट्स में सीरियल क्रॉप से मिलेगा, वही अनाज वगैरह से। सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आगे बता रहा है। गंदम आती है, जौ आता है, बार्ले, मेज़, मकई आती है और राइस, चावल, यहाँ से आपको पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। सही हो गया। अच्छा, फंक्शन की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या बॉडी में रोल है? क्या हमारी बॉडी में क्या करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी आपको खाने की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप खाते हो रोटी, ठीक है ना। तो जो रोटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि रोटी में है, ठीक है, क्योंकि रोटी में ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको प्राइमरीली जो एनर्जी चाहिए इब्तदाई तौर पर वो कार्बोहाइड्रेट से आप लेते हो। ग्लूकोज वो कहता है इज़ यूज्ड बाय द सेल। आपने ग्लूकोज जो आपके सेल इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैं आपको डिटेल्स पढ़ा चुकी हूँ क्या होता है, काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल ने आपका सेल की तरफ जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन लेनी है, उस ब्लड से ग्लूकोज लेनी है और उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिली ना आपको। और ग्लूकोज क्या है? हमने भी तो पढ़ा, मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इवन सेल को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, डाइटरी फाइबर, दूसरा डाइटरी फाइबर होते हैं। डाइटरी फाइबर में ना आपके आ जाते हैं सेब, आ जाते हैं आपके सैलड वगैरह आ जाता है, इस तरह की चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये कंटेन अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो अनडाइजेस्टिबल है। अनडाइजेस्टिबल मतलब है वो हजम नहीं होते। फॉर एग्जांपल सेलुलोज है। ये डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी है। ये ना आपको कब्ज़ वगैरह हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं आपको होने देते,
डाइटरी फाइबर खाते रहें ना, ये आपको मोटापा आपका कम करते हैं, वेट गेन कम करते हैं डाइटरी फाइबर, ठीक है। इट हेल्प फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट। डाइटरी फाइबर्स ने क्या करना है, आपके जो बाउल है, इंटेस्टाइन्स है ना, उनकी अच्छी तरीके से मूवमेंट करवानी है, क्योंकि बाउल सही तरीके से मूव करेंगी तो आपके फीसिस और वेस्ट मटीरियल रिमूव होता रहेगा। अगर बाउल मूव नहीं करती, इंटेस्टाइन मूव, बाउल से मुराद है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर वो मूव नहीं करती तो जाहिर सी बात है आपका वेस्ट मटीरियल बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से, जिसको कहते हैं कब्ज़ हो गई है, ठीक है। पेंटोज इसी तरीके से वो कहते हैं, जो पेंटोज है ना, पेंटोज में हमने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पढ़ी थी, 2 शुगर पढ़ी थी। ये दोनों आपके न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का पार्ट है। राइबोज ने आपका आरएनए बनाना है और डीऑक्सीराइबोज ने आपका डीएनए बनाना है। ये आगे हम जाके जब डीएनए आरएनए को पढ़ेंगे ना, तो उनमें आप देखेंगे कि कैसे पेंटोज वहाँ पे इनको बना रही हैं। इसी तरीके से प्लांट्स ने क्या करना है, कन्वर्ट देयर मोनोसाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, पौधों ने, आपको पता है पौधों के अंदर ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तों में होता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। अब पौधा जो है ना, वो ये ग्लूकोज को, ये जो फूड बनी है, इसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को भी चाहिए, जैसी बात है खुराक है, पौधे के बाकी हिस्सों को भी तो खुराक चाहिए ना। तो पौधे ने वो जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज की सूरत में नहीं देनी, ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट करना है सुक्रोज के अंदर। ये सुक्रोज जो था ना, वो जो डाइसेकेराइड हमने सुक्रोज पढ़ा था, सुक्रोज कैसे बना था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के। तो ग्लूकोज ने क्या करना है, पौधे ने क्या करना है, वो जो पत्ता है आपका, इस पत्ते ने जो ग्लूकोज बनाई है ना, इस ग्लूकोज को आपके फ्रुक्टोज के साथ कंबाइन करना है, फ्रुक्टोज के साथ, और फ्रुक्टोज के साथ कंबाइन करके क्या बना देना है, सुक्रोज बना देना है, ठीक। सुक्रोज बन गया। अब इस सुक्रोज को इस पत्ते ने क्या करना है, डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोएम को देना है, और फ्लोएम से कहना है, फ्लोएम भाई इसको ले जाओ, इस सुक्रोज को जाके जिसको फूड चाहिए उसको दे दो। तो वही कह रहा है, प्लांट्स कन्वर्ट करता है अपने पहले मोनोसेकेराइड जो उसने बनाई थी, जो ग्लूकोज बनाया था, उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। कौन से डाइसेकेराइड में, सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेकेराइड, ताकि वो जो मोनोसेकेराइड जो उसने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किया है उसको उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर सके, पहुँचा सके। तो वो ग्लूकोज की सूरत में नहीं जाएगा, उसको पहले ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ जोड़ना है ताकि सुक्रोज बन जाए, फिर सुक्रोज को देना है फ्लोएम को कि फ्लोएम भाई अब इस सुक्रोज को ले जाओ और जाके जिस पौधे के हिस्से को खाना चाहिए उसको ये सुक्रोज दे दो। सही हो गया। सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आपने अभी तो पढ़ा पॉलीसेकेराइड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ना साइड बॉक्स में। पॉलीसेकेराइड में भी तो काफ़ी पॉलीसेकेराइड्स हैं, कौन कौन से, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है। तो उनमें भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ना, वो सेलुलोज है। याद रखना है आपने, सेलुलोज बहुत ज़्यादा दुनिया में मोस्ट कॉमन यही है। सेलुलोज का मकसद क्या आपको पता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद है, तो इसने सपोर्ट देनी है प्लांट के सेल्स को, एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। और पौधे को सपोर्ट दे दी तो होल प्लांट, पूरे पौधे को सपोर्ट दे दी इसने। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से पढ़ा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैं आपको समझा पाऊँ। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को हम दोबारा पढ़ लें, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी वहाँ पे इंशाल्लाह। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो नई वीडियो मैं बना रही हूँ आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह अगले प्रोटीन की वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।